हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, जिन जो लोग भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो भी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी यूपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कार्नेटिक वॉर के बारे में, कि कार्नेटिक वॉर यानी कि कार्नेटिक जो जगह थी उसकी पूरी कहानी क्या थी, ठीक है। वहाँ का जो वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटिशर्स की, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कैसे लड़ाई हुई, वॉर होना स्टार्ट हुआ था, वहाँ के राजा कौन बने थे, हैदराबाद का क्या हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पिछले यानी कि पिछली वीडियोस या पिछली स्टोरी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उस स्टोरी से हम कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि दिल्ली का जो राजा था वो कौन था, मोहम्मद शाह था, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर एक कारनेट, यहाँ पर एक ये इलाका आपको हैदराबाद का दिखेगा, ठीक है। अब मैं ऐसी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, और मैंने देखो आपको ये भी चीज़ बताई थी कि हैदराबाद का जो राजा था वो था निज़ाम, ठीक है। 1748 में निज़ाम और मोहम्मद शाह की डेथ हुई थी, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। और जो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर पिछली वीडियो देखो। मतलब बेसिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या हिस्ट्री पूरी पढ़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हैदराबाद के जो राजा थे निज़ाम थे। मोहम्मद शाह क्या था ना, मोहम्मद शाह एक पूरा अय्याश राजा था, ठीक है। उसको कोई अपने एम्पायर का होश नहीं था, मुगल एम्पायर का राजा था, दिल्ली में बैठता था और उसको कोई होश नहीं था कि हमारे एम्पायर में क्या चल रहा है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, निज़ाम निज़ाम उल मुल्क के तीन नाम थे। एक तो निज़ाम उल मुल्क था, एक असफ जहां करके था, एक चिनकुलिच खान था। इसके मैंने आपको तीन नाम बताए थे, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क नाम इसको जिसने दिया था उनका नाम था फ़ारुख सियार। फ़ारुख सियार ने निज़ाम उल मुल्क नाम दिया, असफ जहां नाम दिया गया मोहम्मद शाह के द्वारा, और चिन कुलिच खान नाम दिया गया किसके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा। अब अगर आप पूछोगे तो इसका रियल नेम क्या था, जो इसके मम्मी पापा ने इसको दिया होगा, इसका रियल नेम जो था कमर उद्दीन सिद्दीकी था, ठीक है, जो इसको इसके पेरेंट्स ने नाम दिया था। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि औरंगजेब एक ऐसा राजा था मुगल एम्पायर में, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देता था, इस्लाम धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, और धर्म हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, ठीक है, उन सबको कोई वैल्यू नहीं करता था और उन सब के खिलाफ चीज़ों पे इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए वो सारे के सारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाए हुए थे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब यहाँ पर यह आता है कि वो सारे राजा, औरंगजेब की बात, की जितने भी राजा, चाहे जहांदर शाह हो गए, चाहे मोहम्मद शाह हो गए, चाहे जो भी फर्रुख सियार हो गए, ठीक है, ये सारे राजा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाए हुए थे, क्योंकि इनको ऐसा नहीं था कि मैं इस्लाम धर्म को इंपॉर्टेंस दूंगा, हिंदू धर्म को इंपॉर्टेंस दूंगा। ये सभी राजाओं को, सॉरी, सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करते थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो था 1658 से लेकर 1707 का टाइम पीरियड था। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। और औरंगजेब ही एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स सोच था, ऑर्थोडॉक्स रूलर था, ऑर्थोडॉक्स सोच जैसा था कि भाई इस्लाम धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं, रिलीजियस के ऊपर भेदभाव करता था, ठीक है। तो आफ्टर औरंगजेब और किसी भी राजा को, किसी भी मतलब किंग को रिलीजियस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबसे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंडिया मैप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देखो आप, हैदराबाद है इस इलाके में, इस इलाके में आप हैदराबाद देख रहे हो, ठीक है। अब यहीं इसी के नीचे, हैदराबाद के नीचे एक कार्नेटिक जगह है, ठीक है, कार्नेटिक जगह है, जहां पर फ्रांस यानी कि लॉर्ड डुप्लेक्स अटैक करना चाहते थे उस कार्नेटिक जगह पर। जो वॉर चल रहा था, मैंने आपको बताया था, कार्नेटिक जगह पर ही कहीं ना कहीं वॉर हुआ था। किसके वॉर चल रहा था, किसके बीच, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक एंडिंग में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब जो निज़ाम की जब डेथ हो गई ना 1748 में, निज़ाम हैदराबाद के राजा थे, निज़ाम की डेथ हो गई थी किसमें, 1748 में निज़ाम की डेथ हुई थी। अब हैदराबाद की कुर्सी, हैदराबाद का जो राजा, हैदराबाद का जो एम्पायर कौन संभालेगा, कौन राजा बनेगा, तो हैदराबाद में निज़ाम का एक बेटा था नासिर जंग करके, और उसका ग्रैंड सन था मुजफ्फर जंग। यानी कि सन तो उसका था नासिर जंग और ग्रैंड सन था मुजफ्फर जंग। ये राजा बने थे
किसके? हैदराबाद एम्पायर के। ठीक है, अब क्या हुआ, लॉर्ड डुप्लेक्स जो कि फ्रांस के लीडर थे, उन्होंने देखा कि निजाम की तो डेथ हो गई, निजाम तो मर गया। ठीक है, तो अब जो उनके बेटे या उनके जो पोते वगैरह, बेटा जो राजा बना है, ये लोग बहुत कमजोर हैं। और इसी का फायदा उठाने के लिए लॉर्ड डुप्लेक्स, क्योंकि लॉर्ड डुप्लेक्स जो था ना फ्रांस का, उसकी एक मेंटालिटी ये थी कि हम किसी भी जगह को कब्जा करेंगे ना, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुगल एम्पायर हो, चाहे कार्नेटिक हो, कोई भी जगह हो, उसकी मेंटालिटी थी कि अगर हम कहीं पर भी कब्जा करें, कहीं पर राज करने की कोशिश करेंगे, तो हम वहां पर अपने जो रिसोर्सेस हैं, चाहे अपनी आर्मी हो, चाहे अपना पैसा हो, उनको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम उस रीजन के किसी भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव को सपोर्ट करेंगे और उससे हम कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करो वापस से। मतलब लॉर्ड डुप्लेक्स का मानना यह था कि हम वहां के किसी फैमिली या रिलेटिव को सपोर्ट करते हैं राजा बनने में, और वो लोग बाद में हमें सपोर्ट करेंगे। वो अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो लॉर्ड डुप्लेक्स की ये मेंटालिटी थी, और और यही चीज उसने ये देखी, और लॉर्ड डुप्लेक्स क्या करने लगा था, दूसरों की फैमिलीज में जाकर उनके बीच आपस में लड़ाई करवाता था, इंटरफेरेंस करने लगा था लोगों की फैमिलीज के बीच में। ठीक है, तो जब निजाम की मौत के बाद जब उनके बेटे नासिर जंग और निजाम के ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग जो वहां के हैदराबाद के राजा बने, तो लॉर्ड डुप्लेक्स सोचा कि अब ये सही मौका है, क्योंकि निजाम पावरफुल राजा था। ठीक है, उसके बाद उसके बेटे इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वीक थे। ठीक है, इतनी उनके पास बुद्धि नहीं थी एम्पायर को चलाने की, उस स्टेट को, उस राज्य को संभालने की। तो लॉर्ड डुप्लेक्स ने इस चीज का फायदा उठाया, और वो क्या करने लगा कि उनकी फैमिलीज के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करने लगा। ठीक है, तो ये था लॉर्ड डुप्लेक्स का प्लान। तो अब आप यहां पर एक चीज और देखो, उसके बाद क्या हुआ, ये आप इंडिया का मैप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, यहां पर हैदराबाद था, यहां पर कार्नेटिक, यहां पर मैसूर, और यहां पर मराठास थे, सारे के सारे आसपास थे। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 1737 में मराठास ने अटैक किया था, कहां पर? मोहम्मद शाह पर, दिल्ली में। याद हो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि मोहम्मद शाह के ऊपर मराठा ने 1737 में अटैक किया था, लेकिन वहां पर कब्जा नहीं किया था, मतलब चेयर नहीं छीनी थी, बस मोहम्मद शाह पर अटैक किया था, और ये जताया था कि हम आपसे ज्यादा सुपीरियर हैं। मतलब मुगल्स को ये एहसास कराना चाह रहे थे कि हम आपसे ज्यादा सुपीरियर हैं, पावरफुल है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि मुगल्स की जो जनता है वो सब हमारी छत्रछाया में आ जाए। तो ये था उस टाइम। और उस टाइम किसने अटैक किया था? बाजीराव थे। ठीक है, बाजीराव ने 1737 में मराठास पर अटैक किया था। और बाजीराव जो राजा थे वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी थे, क्योंकि वो चाहते थे मराठा एम्पायर एक्सपेंड हो। ठीक है, ये चीज आपको याद होगी। और एक चीज और आपको याद होगी, 1724 में हैदराबाद जो कि कैप्चर किया गया था, किसके द्वारा? निजाम के द्वारा। तो मराठास ने ये सोचा कि हमने दिल्ली पर तो 1737 में अटैक कर दिया था, अब हम अटैक करेंगे किस पर? हैदराबाद पर। तो मराठास ने पहले अटैक किया था किस पर? दिल्ली पर, मोहम्मद शाह के ऊपर। उसके बाद मराठास ने यह भी सोचा कि दिल्ली पर तो हम 1737 में अटैक कर लिया, और जो हैदराबाद निजाम ने कब्जा किया था, उस हैदराबाद पे मराठास ने सोचा अब हम हैदराबाद को कैप्चर करेंगे। लेकिन और आपको यह भी पता है कि बाजीराव जो कि मराठास के पेशवा थे 1720 में जो बाजीराव मराठास के पेशवा थे, उनकी मेंटेलिटी क्या थी? मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करना। ठीक है, और आप इस मैप में देखो कि मराठा एम्पायर किसके? हैदराबाद के बहुत ज्यादा करीब था। तो कहीं ना कहीं मराठास चाहते तो हैदराबाद को, देखो हैदराबाद मराठा एम्पायर के काफी ज्यादा पास में था, तो मराठास चाहते तो हैदराबाद पे सबसे पहले अटैक करते, वहां पर कब्जा करते। लेकिन नहीं, मराठास कहां गए? दिल्ली की तरफ गए, मोहम्मद शाह की तरफ अटैक करने। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निजाम ने बाजीराव की जो मेंटालिटी थी 1720 में, जो एक्सपेंड करना चाहते थे, तो निजाम ने एक मीटिंग करी थी बाजीराव के साथ और कहा था, मतलब एक तरह से बाजीराव का ब्रेन वॉश किया था। और ब्रेन वॉश क्या किया था? बाजीराव से कहा कि देखो देखो निजाम ने ना बाजीराव को ये नहीं बताया था कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है, ये चीज उसने नहीं बताई थी। उसने बस ये बताया कि हैदराबाद के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा चालाक है। तो आप एक काम करो, मोहम्मद शाह दिल्ली में जो बैठे ना, वहाँ पर जाके अटैक करो, वहाँ पर उनको हराओ। ठीक है, और अगर आप मोहम्मद शाह को हरा दोगे ना, तो कहीं ना कहीं पूरा मुगल एम्पायर आपके नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से ना कुछ टोटल मिला के इस तरह से एक ब्रेन वॉश किया गया था बाजीराव का। और यही सब चीज़ें करके बाजीराव कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुंच गए, और जहां पर उन्होंने जाके मोहम्मद शाह को डिफीट किया था।
ठीक है। अब जैसे ही निज़ाम की डेथ हुई और जैसे ही उसके राजा, जो उसके बेटे थे वो वहाँ के राजा बने और वो बहुत कमज़ोर थे, तब भी मराठास ने सोचा था कि अब हम जाकर अटैक करेंगे किसके ऊपर, हैदराबाद की बात, ठीक है। और जैसे ही निज़ाम की डेथ हुई और सभी लोग, और सभी मतलब, अब आप ये देखो, मराठास की तो सोच थी कि हमने दिल्ली पर अटैक कर चुके तो अब हम हैदराबाद पर अटैक करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आप यहाँ पर मैप में देखो, अगर आप मैप में देखते हो ये वाली जगह कि मैसूर हो गया, चाहे कर्नाटक हो गया, ठीक है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अटैक करने पहुंच गए कहाँ, हैदराबाद पे। सब लोग यही चाहते थे कि हैदराबाद को हम जीत लें, हैदराबाद के राजा हम बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी पता है मराठास बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो ये जो मैसूर का अटैक हो गया, चाहे कर्नाटक का अटैक हो गया, ये बहुत ज़्यादा उतने उस लेवल पे नहीं थे, तो हैदराबाद झेल गया। लेकिन जो मराठास का अटैक था वो ज़्यादा पावरफुल था और मराठास ने हैदराबाद पर अटैक किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मराठास ने कहा, हैदराबाद वाले यानी कि जो उनके बेटे थे, कौन, नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग जो उनके वहां के राजा बने थे निजाम की डेथ के बाद, उनसे कहा मराठास ने कि अच्छा ठीक है, हमने आप पर अटैक किया, लेकिन हम आपका हैदराबाद छोड़ देंगे, उस पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें हैदराबाद के एक कुछ हिस्से का चौथ और सरदेशमुखी देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि मराठास ने कौन कौन सी जगह का चौथ और सरदेशमुखी लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिया था उन्होंने मुगल्स से और उसके बाद लिया हैदराबाद से, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं। फिर एक बहुत पहले की बात है, मतलब अगर मैं बात करूं बहुत टाइम पहले की बात है कि कर्नाटक राज्य था ना, कर्नाटक रीजन जो कि कर्नाटक का इलाका था, वो भी किसके अंडर में आता था, मुगल एम्पायर के अंडर में आता था, ठीक है। लेकिन उस रीजन को कहीं ना कहीं नाजायज तरीके से, इलीगल तरीके से, इम्प्रॉपर तरीके से वहां का जो राजा था नवाब सादत उल्ला खान, उसने कर्नाटक पर कब्जा कर लिया था इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से, और वहां का राजा बन गया था। मतलब अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो प्रॉपरली कर्नाटक मुगल एम्पायर से अलग नहीं हुआ था, बस वो वहां का जो नवाब था सादत उल्ला खान, वो उस एम्पायर को होल्ड करके अपने अंडर में लीड कर रहा था इलीगल तरीके से। और सादत उल्ला खान का जो टाइम पीरियड था वो था 1710 से लेकर 1732, और उसने ऑक्यूपाई कर रखा था कर्नाटक रीजन को। तो आफ्टर फिर जब क्या हुआ, जब सादत उल्ला खान की डेथ हुई तो वहां का जो राजा बना वो बना दोस्त अली। 1732 में सादत उल्ला खान की डेथ हो गई थी, और सादत उल्ला खान के बाद वहां का जो राजा बना वो था दोस्त अली, और 1732 में वहां का राजा बना। और दोस्त अली कहीं ना कहीं सादत उल्ला खान के बाद बहुत कमजोर राजा था। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया औरंगजेब के बाद जितने भी राजा है काफी कमजोर थे, उसी तरह से मैंने आपको पिछले अभी बताया कि निजाम के बाद जो वहां के उसके बेटे राजा बने वो भी काफी कमजोर थे। सेम उसी तरह से कर्नाटक रीजन के भी जो सादत उल्ला खान थे, उन्होंने तो कहीं ना कहीं इलीगली उस कर्नाटक रीजन को लीड किया एज ए राजा बनके, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वहां के दूसरे राजा बने सादत उल्ला खान की डेथ के बाद, दोस्त अली, वो बहुत कमजोर राजा थे, और मराठास ने यह सोचा कि कर्नाटक भी कहीं ना कहीं कमजोर है और हम कर्नाटक पर भी हम अटैक करेंगे। तो एक चीज आप देख रहे हो कि मराठास ने अटैक तो हर जगह किया, मतलब मैंने आपको बताया सब बहुत पहले, अगर आपने देखा, मैंने आपको बताया कि मराठास का जो एक्सपेंशन करने का मोटो था ना, वो था नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ नर्मदा की तरफ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन आप यहां पर ये देखो कि दिल्ली पर भी अटैक किया ही था, उसके बाद मराठास ने कहां अटैक किया था, हैदराबाद की तरफ भी अटैक किया, उसके बाद मराठास ने कहां अटैक किया, कर्नाटक की तरफ अटैक किया। तो अगर मैं इस मैप में देखूं, यहां पर दिल्ली में अटैक किया, यहां पर हैदराबाद में अटैक किया, यहां पर कर्नाटक में अटैक किया, इधर पंजाब में अटैक किया, और एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। तो दिल्ली पर अटैक किया 1737 में, हैदराबाद पर अटैक किया 1748 में, कर्नाटक पर अटैक किया 1732 में, पंजाब पर अटैक किया 1758 में, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अहमद शाह का। तो यहां पर इन सारे अटैक से आप देखो तो कहीं ना कहीं हर एक डायरेक्शन में मराठास ने अटैक किया, ठीक है। अगर इन सारे अटैक से आप देखते हो तो मराठास ने हर डायरेक्शन में अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करी, और जो उनका सपना था वो उन्होंने पूरा भी किया, हर जगह अटैक किया, हैदराबाद को भी जीता वहां से चौथो सरदेशमुखी ली, दिल्ली में मोहम्मद शाह को हराया था, उधर पंजाब में अहमद शाह ने जो पंजाब में अपने सूबेदार बिठा रखे थे वहां पर भी अटैक किया था, उसके बाद कर्नाटक पर भी अटैक किया, ठीक है। तो उसका ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था एक्सपेंशन का, लेकिन इसके ड्रीम को किसने तोड़ा था, अहमद शाह अब्दाली ने तोड़ा था 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, मैंने आपको बताया था।
अब एक डाउट आपके मन में आएगा कि कार्नेटिक रीजन के जो राजा थे नवाब सादतुल्ला खान, वो कहीं ना कहीं कार्नेटिक मुगल एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको, और नवाब सादतुल्ला खान उस एम्पायर को एज अ किंग लीड कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जो कि फिजिकली डिसइंटीग्रेट हुआ था, किससे? मुगल एम्पायर से। तो आप कह सकते हो कि एक तरफ आप कह रहे हो कि कार्नेटिक सबसे पहले अलग हुआ, फिर आप एक तरफ कह रहे हो कि हैदराबाद सबसे पहले डिसइंटीग्रेट हुआ। तो गाइज मैंने आपको बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कि सादतुल्ला खान जो नवाब थे, उन्होंने इलीगल, देखो जो मुगल एम्पायर, सॉरी जो कार्नेटिक रीजन था ना, वो कहीं ना कहीं था तो मुगल एम्पायर के अंडर में, लेकिन बस वहां उस एम्पायर कार्नेटिक रीजन में जो सादतुल्ला खान था वो इलीगली इम्प्रॉपर तरीके से लीड कर रहा था एज अ किंग। वो किंग मतलब वो सारे काम वही लीड कर रहा था जैसे निजाम हैदराबाद को चला रहे थे, ठीक है। लेकिन जब वो इलीगली कार्नेटिक रीजन को चला रहा था, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन किसको? मोहम्मद जो मुगल एम्पायर के राजा थे उनको देता था, ठीक है। लेकिन जब 1732 में जब चीजें हुई ना, तो कहीं जब देखो मैं आपको बताता हूं इलीगल तरीका और प्रॉपर तरीका क्या था। इलीगल तरीका होता है कि ठीक है मैं एज अ किंग उस जगह को लीड कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं वहां पर राजा की बात नहीं मान रहा हूं, ठीक है, मैंने राजा को बोल दिया निकल जाए यहां से। और प्रॉपर तरीका क्या है? सब कुछ लिखा पढ़ी से, या फिर राजा को मैंने प्रॉपर मतलब पब्लिकली ये चीज मना करती कि मैं कौन राजा, कोई राजा नहीं, मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा, इस जगह का राजा मैं हूं, उसको प्रॉपर तरीका कहते हैं। तो इलीगल तरीके से सिर्फ नवाब सादतुल्ला खान उस जगह को लीड कर रहा था, लेकिन प्रॉपरली निजाम ने हैदराबाद को फिजिकली डिसइंटीग्रेट किया था। निजाम ने कह दिया था कि मैं ही हैदराबाद का राजा हूं और मुझे मोहम्मद शाह की कोई बात न सुननी है, न जाननी है, न कुछ। भाड़ में गया मोहम्मद शाह, ठीक है। तो निजाम ने फिजिकली डिसइंटीग्रेट किया था कार्नेटिक में, लेकिन कार्नेटिक में नवाब सादतुल्ला खान इलीगली रह रहा था, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, मैंने लिख दिया सादतुल्ला खान ने कार्नेटिक को सेपरेट किया मुगल एम्पायर से, ठीक है। सादतुल्ला खान रॉन्गली कैप्चर्ड कर रखा था कार्नेटिक को, गलत तरीके से, लेकिन फिजिकली डिसइंटीग्रेट आपसे पूछा जाए तो आप हैदराबाद ही टिक करोगे। प्रॉपरली अगर फिजिकली डिसइंटीग्रेट फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टेट हुआ था मुगल एम्पायर से, तो वो था सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा था आपके, हाँ मैंने आपको बताया ये सारी चीजें। फिर आफ्टर द सेपरेशन ऑफ हैदराबाद कार्नेटिक सेपरेटेड इन अ प्रॉपर वे, जैसे फिर उसके बाद 1732 के बाद 1710 से लेकर 1732 तक का जो टाइम पीरियड था नवाब सादतुल्ला खान का, उस टाइम पीरियड में, ठीक है, कार्नेटिक और उसके बाद हैदराबाद दोनों प्रॉपरली अलग हो गए थे मुगल एम्पायर से। और अब मैं बात कर 1740 की, कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, यहां एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद की कहानी 1740 के बाद, ये 1740 के बाद की कहानी है। 1740 के बाद कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ, और किसके बीच? ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच, ठीक है। और इसको कार्नेटिक वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वॉर हुआ था वो कार्नेटिक की सरजमीन पर हुआ था, यानी कि जो कार्नेटिक का जमीन थी उस राज्य के ऊपर ये वॉर हुआ था। और मराठास ने इस वॉर में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप यहां पर देखो 1740 के बाद की कहानी बता रहा हूं, 1740 के बाद कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ, लेकिन 1740 से पहले मराठास ऑलरेडी बहुत सारी वॉर कर चुके थे। जैसे कि पहला वॉर उन्होंने किया था दिल्ली में 1737 पे, दूसरा वॉर उन्होंने किया था कब? ठीक है, दिल्ली में कर चुके थे। उसके बाद 1732 में कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो 2-3 काफी सारे वॉर वो कर चुके थे, और वो कहीं ना कहीं इतने सारे वॉर कर चुके थे तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने इस कार्नेटिक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो और इसीलिए ये वॉर जो हुई ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच, ठीक है। मराठा, और फिर देखो 1761 में मराठास ने अहमद शाह के साथ वॉर किया। देखो 1740 में के बाद जो कार्नेटिक वॉर हुआ ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास और अहमद शाह की वॉर हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसमें इसलिए हुई थी क्योंकि तब तक 10 से 15 साल के बीच
मराठास रिकवर हो चुके थे, क्योंकि 1740 से पहले जो वॉर हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, उनकी आर्मी खत्म हो चुकी थी, वो फाइनेंशियली वीक हो गए थे। लेकिन 1761 तक वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंटली एक अच्छे लेवल पे रिकवर हो गए थे, तब जाके उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की थी। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में कि कैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट हुआ 1740 में, और उसमें मराठास का रोल क्यों नहीं था, और ब्रिटिशर्स फ्रांस ने फाइट करी और उस कार्नेटिक वॉर में आगे और चीज़ें क्या हुई वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप यहाँ पर देखो हर एक चीज़ कनेक्ट है, ठीक है, हर एक चीज़ कनेक्ट है कि निज़ाम की डेथ के बाद कौन राजा बना, उसके बाद मराठास ने क्या किया, किस तरह से एक्सपेंड किया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि बाजीराव का जो ड्रीम था उसको एंड किसने किया, अहमद शाह ने। उनके एक्सपेंशन को रोका किसने, अहमद शाह ने। हर एक चीज़ बताई, मैसूर, कार्नेटिक, मराठास, इन सब की मैंने बात करी। और इन दी एंड हैदराबाद का क्या हुआ, चौथ देने लग गए वहाँ के राजा मराठास को, और बहुत सारे वॉर हुए। तो मराठास ने हर जगह पर अटैक किया। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। आगे कार्नेटिक वॉर के बारे में और बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।